1 का A goes to Q, B goes to Q, C goes to S, D goes to R. 2 का A goes to Q, B P C S D P. 3 का A goes to S, B goes to R, C goes to P, D goes to Q, E goes to P, F goes to T. वो एक बार चेकआउट करके देख लेना। सर हाँ बोलो। डी का जो वो आर्क कॉस है वो मतलब कॉस इनवर्स ना? कॉस इनवर्स है। आर्क का मतलब कॉस इनवर्स होता है। चलो, तो मैंने कहा था तुम लोगों को कि क्योंकि मुझे तुम्हें आर्काइव देना है तो एक बार में मैं पहले सब कुछ खत्म करवा देना चाहता हूँ। तो एक टॉपिक बाकी है टेंजेंट नॉर्मल का, जिसको कहते हैं हम लोग सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। सब टेंजेंट, सब नॉर्मल और लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो एक कोई भी अगर तुम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी भी कर्व के ऊपर, और अगर ये नॉर्मल ड्रॉ करते हो, ये पॉइंट P है, सपोज x, y, ये नॉर्मल n है, ये T है, तो NP का प्रोजेक्शन x एक्सिस में जो कहलाता है, मतलब NM को हम लोग सब नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, PN का जो प्रोजेक्शन होता है, तो NM कैसे निकलेगा? ये थीटा तो मुझे मालूम है और मुझे PM का वैल्यू y पता है। टेन थीटा तो मैं जानता हूं, टेन थीटा तो नॉर्मल का स्लोप है, इसलिए माइनस dx/dy होगा। और मैं जानता हूं कि y डिवाइडेड बाय NM, इस वाले ट्रायंगल में y डिवाइडेड बाय NM जो होगा वो टेन थीटा होगा। तो इसलिए NM का जो वैल्यू होगा वो होगा y इंटू कॉट थीटा, मगर मॉड, क्योंकि वो लेंथ है। तो अगर टेन थीटा ये था तो कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस dy/dx। तो इससे सब नॉर्मल का जो फॉर्मूला होगा y इंटू dy/dx होता है। Tn को कहते हैं लेंथ ऑफ द नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो ये फिर पाइथागोरस से आ जाएगा pm स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर। तो दोनों में y है, मॉड y कॉमन आ जाता है, रूट ओवर ऑफ 1 dy/dx का होल स्क्वायर। अब PT निकालने के लिए क्या करोगे? अगर ये थीटा है तो ये 90 है, तो इसलिए ये 90 माइनस थीटा था, मतलब ये वाला थीटा हो जाएगा। तो PT अगर तुम सेम तरीके से निकालोगे, इसे लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और MT को सब टेंजेंट कहते हैं। तो पहले सब टेंजेंट का फॉर्मूला लिख देता हूं, ये होगा मॉड ऑफ वही y, मगर अब ये dx/dy हो जाएगा, और ये मॉड y रूट ओवर ऑफ 1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ये जो नाम है ना, सब टेंजेंट सब नॉर्मल, ये जेई के कोर्स में नहीं, किसी के भी कोर्स में नॉर्मली नहीं है। हाँ, दे विल गिव यू द नाम दिया जाएगा, जैसे प्रोजेक्शन बोला जा सकता है, P और N के बीच का लेंथ बोला जा सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा यूज होता है। हाँ बोलो सर। ये मतलब एमटी सब टेंजेंट कैसे हुआ? MT हाँ, तो ये PT लेंथ ऑफ द टेंजेंट है ना, तो इसका वो क्या बोलते हैं, x, इसका प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन के टर्म में डिफाइन है ना, प्रोजेक्शन के टर्म में डिफाइन है। इसका जो प्रोजेक्शन होता है वो सब नॉर्मल है और इसका जो प्रोजेक्शन होता है वो सब टेंजेंट है। वाई एक्सिस के साथ कोई नाम नहीं है इसका, वाई एक्सिस के साथ कोई नाम नहीं है। ठीक है। चलो आगे चलता हूं। प्रॉब्लम, find value of n so that subnormal at any point on the curve is equal to a n plus 1 may be constant. आसान सा सम है, 45 सेकंड दे रहा हूं सम देखने के लिए, उसके बाद सॉल्व करवाता हूं। चलो x इंटू वाई टू दी पावर n का वैल्यू a टू दी पावर n प्लस 1 दिया। सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व मे बी कांस्टेंट, तो सब नॉर्मल को कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, y टू दी पावर n का वैल्यू लिख लेता हूँ a टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। तो अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो n इंटू वाई टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू मुझे मिला माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू n इंटू वाई टू दी पावर n माइनस 1। तो सब नॉर्मल का डेफिनेशन क्या था, y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो ये तुम्हारे पास y इंटू डी वाई बाय डी एक्स तुम्हारे पास हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा ए एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर एन इंटू वाई टू दी पावर n माइनस 1। तो दिस कैन बी रिटन एज ए टू दी पावर n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, n कॉन्स्टेंट है, बाकी सब वेरिएबल को ऊपर लेके जा रहा हूं। तो ये y टू दी पावर 1 माइनस एन, तो 2 माइनस एन हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट होने का मतलब है कि ये वेरिएबल टर्म नहीं रहना पड़ेगा। कांस्टेंट का मतलब यही है, तुम जानते हो कि क्वेश्चन में x टू दी पावर वाई एन प्लस 1 का वैल्यू दिया हुआ है ए टू दी पावर n प्लस 1, इसलिए x का वैल्यू तुम लिख सकते हो ए टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई टू दी पावर n प्लस 1। ये वैल्यू अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या होगा, ए टू दी पावर n प्लस 1 बाय n इंटू वाई टू दी पावर 2 माइनस n इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई टू दी पावर ट्वाइस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर ट्वाइस n प्लस 2। तो अगर सजा हो जाए कि लिखूं तो मेरे ख्याल में वो तुम्हारे पास आएगा ए टू दी पावर n प्लस 1 बाय n, कांस्टेंट ही है तो ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कैंसिल कर ही देता हूँ, इज इक्वल टू 1 बाय, कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है तो कुछ समझा नहीं रहा हूँ, बस कर रहा हूँ ये मैं, हाँ ट्वाइस n, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 माइनस n, 4 प्लस n। तो अब मुझे बोलो ये कांस्टेंट कब होगा, कोई कहेगा? ये कांस्टेंट तब होगा जब ये वाला टर्म एब्सेंट होगा। -4 ये टर्म कब एब्सेंट होगा, ये टर्म तब एब्सेंट होगा, कैलकुलेशन देख लेना रे, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो सकता है, n इज इक्वल टू -4, ठीक है वो देख लेना, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बस मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा क्योंकि लास्ट क्लास एक लंबा सम हम लोग कर रहे थे तो उसमें काफी टाइम चला गया था, वरना ये सब चीज तो लास्ट क्लास में ही खत्म हो जाता। तो
मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्मली जेई के सब में सब टेंजेंट सब नॉर्मल वाला जो लैंग्वेज है ये तुम नहीं देखोगे, इस चीज का मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, मगर तुम्हें वो सब मिल सकता है जहां पे बोल रहा है कि लेंथ निकालो, पॉइंट का नाम दे देगा, प्रोजेक्शन बोल सकता है, मगर हम लोग उसे एक नाम दे रहे हैं सब टेंजेंट सब नॉर्मल, ताकि बेटर हो। चलो आगे चलूं। बोल देना, मैं आज माइक्रोफोन यूज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं आज डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आवाज अगर ज्यादा इक्वल है तो बोल देना, तब यूज कर लूंगा माइक्रोफोन। आगे चलूं? चलो मैं एकदम बेवकूफों वाला बात तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तब भी मुझे बोलोगे तो अच्छा लगेगा। ये ग्राफ था y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का। ये ग्राफ था इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 का। ये दोनों कर्व का अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस पूछूंगा, निकालोगे या डायरेक्ट बोलोगे? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट निकालेंगे। कितना आया? 5 यूनिट्स। तुमने सिमेट्री यूज किया है, सिमेट्री अबाउट तुमने मतलब 100% ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, मगर तुम जानते हो कि मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्या यूज किया मुझे मालूम है, मुझे लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, हम एक फंक्शन जानते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है, दे आर द मिरर इमेज
अबाउट y इज इक्वल टू x। तो सपोज मैं तुमसे पूछता हूं कि मुझे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन y इक्वल टू e टू द पावर x एंड y इक्वल टू ln x चाहिए। नो डाउट डिफरेंशिएट करके अलोंग द कॉमन नॉर्मल करके तुम निकाल सकते हो, मैं ये नहीं सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, मगर हम जानते हैं कि ये वाला जो लाइन है, ये लाइन y इज इक्वल टू x है और इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा y इज इक्वल टू e टू द पावर x और इसके बाद सिमेट्रिकल होगा y इक्वल टू ln x। देखो कुछ चीजों को याद भी रखना होगा, ये भी कह रहा हूँ। तो बोलो कि सर अगर मुझे ये याद नहीं रहेगा, मैंने कहा तुम घर में एक बार ट्राई करके देख सकते हो, अलोंग द कॉमन नॉर्मल निकाल के dy बाय dx लेके लंबा कैलकुलेशन होगा, निकल जाएगा। मगर अब अगर तुम देखोगे तो क्या इसका मिनिमम डिस्टेंस, मैं खुद ही कह रहा हूँ, जैसे तुमने ऊपर बोला वैसे ही अगर यहाँ पे थोड़ा सा सोचते तो अलोंग ये दो पैरेलल टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम नहीं होगा क्या? कुछ ऐसा ही तुमने ऊपर सोचा था, अरे यही चीज तुमने ऊपर सोचा था। तो इसका मतलब है मिनिमम डिस्टेंस जो होगा ये कॉमन नॉर्मल होगा। तो क्या कॉमन नॉर्मल का स्लोप कोई मुझे बोल पाएगा क्या होगा? कॉमन नॉर्मल का स्लोप y इक्वल्स टू x के परपेंडिकुलर है। हाँ, तो इसलिए मुझे बोलो स्लोप बोलो ना रे, इसका स्लोप कितना आया? -1 कॉमन नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो -1 होगा। तो अगर कॉमन नॉर्मल का स्लोप -1 होगा तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? 1। अब मैं ये पॉइंट कैसे निकालूंगा? अगर ये पॉइंट को मैं x, y ले लेता हूं तो y इज इक्वल टू ln x dy बाय dx इज इक्वल टू ln x का मतलब 1 बाय x, इसका वैल्यू 1 है, मतलब x का वैल्यू 1 है, तो हेंस ये पॉइंट तुम्हारा 1,0 दिखेगा। मतलब तुम बोलोगे सर आपने ग्राफ गलत बनाया, ग्राफ x एक्सिस में होना चाहिए था। हाँ ये बात सही है, मगर मुझे उसका जरूरत नहीं है, ठीक है, करेक्ट करने का मुझे जरूरत नहीं है उस चीज का। ये वाला पॉइंट कैसे निकालूंगा? क्यों, इसका भी तो स्लोप 1 है। तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x dy बाय dx इज इक्वल टू e टू द पावर x का वैल्यू 1 कब? जब x का वैल्यू 0, मतलब y का वैल्यू 1। ये तो तुम डायरेक्टली भी बोल सकते हो क्योंकि y इज इक्वल टू x का अबाउट 1,0, 1,0 का इमेज क्या होगा? 0,1। तो तुम्हारा जो मिनिमम डिस्टेंस होगा p1,0 q0,1 pq का वैल्यू √2। खेला खत्म, ठीक है। तुम लोग को अगर चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन वीडियो में अपलोड कर दूंगा, टॉप अप वीडियो में, तब तुम लोग को पता चलेगा कि ये क्यों इजी है, वरना तुम लोग को अभी ये नहीं पता चल रहा होगा। मगर अगर मैं अभी लास्ट क्लास में एक समय में गया था तुम लोग को, ठीक है, तो मुझे आज थ्योरी खत्म करने दो रे, ताकि पास्ट ईयर को ले लो। तो मैं इसका टॉप अप वीडियो में अल्टरनेट सॉल्यूशन दिखाऊंगा जो कितना लंबा होता है। लिखना है तो लिख लो, टाइम देता हूँ, पूछ लो।
आगे चलूं? सर नहीं। लिख लो मैं आ रहा हूं। चलो आगे। ठीक है, तो समझ में आया। मगर इसमें तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा रे, क्या तुम्हें इसमें ऑब्जर्व करना होगा कुछ सिमेट्री है या नहीं। कुछ कर्व में सिमेट्री होता है तो वो तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं। मोनोटोनिसिटी उस फंक्शन को कहते हैं, a function is monotonic if it is either always increasing in a given interval or always decreasing. हाँ, always decreasing. सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, y is equal to e to the power x। ये हर समय ऊपर की ओर जाता है, इसलिए हम कहते हैं दिस फंक्शन इज मोनोटोनिक इन R, उसके डोमेन में। मगर y is equal to x स्क्वायर डिक्रीज भी करता है, इंक्रीज भी करता है, तो दिस फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक इन R। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में रहता है। तो समझ में आया, वो फंक्शन जो दोनों किसी इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किसी इंटरवल में डिक्रीज करेगा, तो वो मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक या तो एक बार इंक्रीज करना शुरू किया तो हर समय इंक्रीज करेगा, और डिक्रीज करना शुरू किया तो हर समय डिक्रीज करेगा। चेंज नहीं कर सकता अपने बिहेवियर को। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। और इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी अलग है। हाँ, फिर ऑप्शन में आएगा इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। तो इसका मतलब होता है इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जो हम लोग ने बोर्ड लेवल में किया हुआ है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, इसमें तो कुछ तुम्हें अजीब लगेगा कि मोनोटोनिसिटी में तुम लोग को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा थ्योरी अभी नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ एक लेवल में खत्म करा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं 2 क्लास लूंगा जिसमें डिफिकल्ट सम्स करवाऊंगा। हाँ, ताकि फिर तुम लोग क्लास शेयर करते जाओ। मैंने तुम लोग को पहले ही कह दिया है कि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें 60-70% सम्स जो है मेरे ख्याल में आज हो ही जाएगा उतना कि तुम लोग कर ही पाओगे। बिलीव नहीं करते हो तो देख लेना। हाँ, मगर हाँ, रिमेनिंग 40% या 30% कभी कभी वैसे सम्स आते हैं जो रियली दिमाग चकरा देते हैं। चलो आगे चल रहा हूं। फाइंड रेंज ऑफ ए if f of x is equal to a plus 2x cube minus 3ax square plus 9ax minus 1 is monotonically decreasing for all real values of x. सॉल्यूशन सम को एक बार देखो।
और 10 सेकंड दे रहा हूँ सम देखने के लिए, टाइमर शुरू नहीं किया था मैं, ठीक है। बोल सकते हो कुछ बोलना है तो। क्या यूज करूंगा? डिफरेंशिएशन। मतलब ये इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है, डिफरेंशिएशन तुम ये भी मुझे नहीं बोल सकते कि सर बोर्ड लेवल का एक भी सम अभी तक घर में नहीं किया, करने का ही जरूरत नहीं था अगर डेफिनेशन याद है तो। क्या यूज करोगे? दिमाग में आया ना? कोई कुछ बोल रहे थे क्या? मैं कुछ बक रहा था सुनने। is always negative. हाँ बस, मगर साथ में कुछ और लगेगा। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब है कि उसका डिफरेंशिएशन हर समय नेगेटिव है। तो बोलोगे सर लास्ट क्लास का पहला सम भी यही था। हाँ, इक्वल टू लग सकता है रे वो तो, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं, ये पॉइंट में जाके 0 होगा। यहां एक प्रॉब्लम है, मगर प्रॉब्लम ये है क्या कि तुम ये मान के नहीं चल सकते हो कि ये हर समय क्वाड्रेटिक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। हाँ सर। तो इसमें हम दो केस लेंगे। क्या क्या? एक केस लेते हैं, अगर a + 2 0 है, मतलब a का वैल्यू -2 है, तब फंक्शन कैसा दिखेगा? इसमें डाल रहा हूं, तब फंक्शन कैसा दिखेगा? a का वैल्यू -2 है तो ये दिख जाएगा। तुम्हें डाल के देखना जरूरी है रे, कभी कभी x² का भी कोएफिशिएंट 0 हो सकता है, तब तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, मगर अभी नहीं। x² -18x -1, ये मुझे मालूम है ये एक पैराबोला होगा। तो ये पैराबोला होगा तो क्या ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा? नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये डिक्रीज भी कर रहा है और क्या बोलो, इंक्रीज। अब अगर a + 2 0 नहीं है, हाँ, तब तुम बोलोगे नंबर 1 क्वाड्रेटिक है। तो अब मुझे बोलो क्या लगाओगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। दोबारा बोलो। मैं तुम्हें बोलने के लिए क्यों बोल रहा हूँ जान रहे हो ना, कि ताकि ये सब जब तुम पास्ट ईयर में करो तो ये गलती ना करो। कितना अच्छा लगेगा जब खुद हो जाएगा वहां पे। तो क्या लगाऊंगा? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 3a + 2 less than equal to 0. हाँ, ये एक तो ये होगा कि कोफिशिएंट लेस देन 0, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर, less than. कोफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव होना पड़ेगा, और सेकंड कंडीशन आएगा डिस्क्रीमेंट इज लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व नहीं कर रहा हूं, वो तुम्हारा काम है। इससे अच्छा है कि तुम लोगों में से कईयों को ये अभी याद नहीं होगा, तो यहाँ पे एक चीज लिखा देता हूँ, नीचे लिखा देता हूँ, किसी को लिखना है तो लिख लोगे। यहाँ पे हर समय f' ही मिलेगा, ax² + bx + c। तो यू विल टेक 2 केसेस। व्हेन a इज इक्वल टू 0 तुम्हें इंडिविजुअली चेक करना होगा, और व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0 तो 2 केस होगा, 3 केस होता है, सॉरी। जब a नॉट इक्वल टू 0 तो 3 केस आता है। एक होता है कि f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, रियल लाइन में, तब ये तुम्हारे पास देगा। इसका कंडीशन था कि क्वाड्रेटिक, तो a का पॉजिटिव होना और डिस्क्रीमेंट का लेस देन इक्वल टू 0 देना। एक हो सकता है कि f' लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, तो इसका a का नेगेटिव होना और d का भी नेगेटिव होना। और एक हो सकता है कि f' चेंजेस साइन। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि नाइदर, तो चेंजेस साइन का कंडीशन मगर एक ही था, क्या? डिस्क्रीमेंट इज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं दोगे क्योंकि वो किसी एक पॉइंट में होता है। लिखने का टाइम दूंगा, पहले ऊपर वाला लिखना है तो लिख लो, मेरे ख्याल में दोनों आ ही जाएगा एक लाइन में। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, लिखना है।
problem. If f dash x is greater than equal to 0 for all x belongs to R, and g dash x is less than 0 for all x belongs to R. मैं लाइन जानबूझ के छोड़ रहा हूं. Solve f of g of alpha square minus twice alpha is greater than f of g of thrice alpha minus 4. 10 सेकेंड तुम लोग लिख ही लो सम को एक बार. हाँ, सम को लिख लो एक बार, क्योंकि फिर मैं यहां भी लिख दूंगा तो फिर लिखने में तुम्हें प्रॉब्लम होगा सम को. चलो, इतना खूबसूरत टॉपिक है कि हर में तुम कुछ ना कुछ मुझे बोल पाओगे. समझ में आया? इसका मतलब क्या है? इंक्रीजिंग है. इसका मतलब हुआ कि f of x इंक्रीजेस, और इसका मतलब है g of x डिक्रीजेस. अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ही तो खासियत है ना कि तुम फंक्शन में कैंसिलेशन कर सकते हो. इंक्रीजिंग का डेफिनेशन ही तो भैया ये था ना कि अगर एफ इंक्रीजिंग का इंपॉर्टेंस ही यही है. इंक्रीजिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? तुम्हें सबसे पहले इंक्रीजिंग कब बताया गया था? जब मैं तुम्हें फंक्शन पढ़ा रहा था कि इंक्रीजिंग एकदम तुम फंक्शन को तभी कैंसिल कर सकते हो अगर फंक्शन या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है या तो ऑलवेज डिक्रीजिंग है. साइन एक्स में हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं दोनों साइड, क्योंकि साइन एक्स के ग्राफ में इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है. मगर जब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो वो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, इसलिए साइन इनवर्स में दोनों साइड कैंसिल हो जाता है. इसे एकदम दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में, इंटरवल होना जरूरी है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तभी कैंसिलेशन पॉसिबल है. तो इससे तुमने मुझे ये बता दिया कि एफ ऑफ एक्स मोनोटोनिक है, तो क्या मैं एफ को कैंसिल कर सकता हूं? हाँ या ना? हाँ. इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या सेम होगा? सेम रहेगा. अब क्या मैं जी को कैंसिल कर सकता हूं? हाँ. हाँ सर. तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा. नहीं होगा. क्योंकि जी डिक्रीजिंग है. तो तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, इसे तो हम भी सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं कर सकते. अल्फा -1 अल्फा, मगर तुम लोगों ने, क्योंकि पूरा सम बताया मुझे अच्छा लगा तो पूरा का पूरा सॉल्व कर देता हूँ. लिखना है तो लिख लो. 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. कॉन्सेप्चुअल टॉपिक का यही सब खासियत होता है कि अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो तुम प्रोसीड कर पाते हो. लिमिट्स ऐसा नहीं था ना. लिमिट्स में जैसे जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं ऐसे नहीं तुमसे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर रहा था तुमसे. मैं पढ़ा रहा था, तुम देख रहे थे, फिर तुम घर में कर रहे थे और सीख रहे थे. सर हाँ बोल. आज क्लास के बाद आप डाउट क्लियर कर पाएंगे? आज तो नहीं हो पाएगा. ये तुम्हें कल आ जाना क्लास के बाद 8:30 बजे के बाद एमटी कर जाना.
चलो आगे चलूं। प्रॉब्लम, लेट f of x minus x cube find all real values of x satisfying 1 minus f of x minus f cube x is greater than f of 1 minus 5x। 45 सेकेंड सम को देखने के लिए। चलो शुरू करता हूं। खेला ऑब्जर्वेशन का है। सर क्या ऑब्जर्व करेंगे बता रहा हूं। क्या तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये दोनों का पैटर्न एक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मुझे ये बोलो कि अगर f ऑफ x का वैल्यू 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब है तो f ऑफ आर्गुमेंट अगर f ऑफ x होता तो क्या होता है? ये 1 minus f of 1 x minus minus f f of of x x minus f cube x. तो तुम बोलोगे सर ये तीनों एक ही चीज है जो आपने बताया। ठीक है चलो तो अब शुरू करते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं। मुझे इसे सॉल्व करना है। मुझे सॉल्व जो करना है वो ये सॉल्व करना है कि 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ क्यूब एक्स मेरा बड़ा है एफ ऑफ 1 माइनस 5x से। तो तुमने बोला कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 माइनस 5x फ्रॉम 1। देखो ये चीज तो क्लियर है कि तुम्हें f को कैंसिल करना होगा। मगर तुम f को कब कैंसिल कर सकते हो? अगर फंक्शन क्या है? मैंने अभी always बोला था। increasing या तो always decreasing। क्या तुम्हें लग रहा है कि फंक्शन, क्या तुम्हें लग रहा है? कोई चिंता नहीं है, थोड़ा हल्ला हो रहा है, कोई चिंता नहीं है, हल्ला होने दो। हाँ मैं चाहता हूँ कि हो हल्ला। हाँ f ऑफ x 1 माइनस एक्स क्यूब है। तुम मुझे बोल पा रहे हो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? ऑलवेज f डैश x माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर नेगेटिव आया। f डैश x ऑलवेज नेगेटिव आया। तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा। f इज डिक्रीजिंग मतलब f ऑफ x। अब कैसे सॉल्व करूं बोलोगे? मुझे x का वैल्यू निकालना है। अब वो क्या f करूं? of x का वैल्यू पुट कर दें। अब f ऑफ x का वैल्यू डालो। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, सॉल्व मत कीजिए। नहीं करूंगा, घबरा मत, वो तुम लोग करोगे। लिखना है तो लिखो। तो पूरा खेला यहाँ था, पूरा खेला इस जगह था। ये सॉरी वो नहीं, पूरा का पूरा जो खेला था वो इस जगह में ये वो जगह है जहां पे तुम कंसंट्रेट करो।
आगे चलूं? चलो आगे चलो ना, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, चलो। प्रॉब्लम, if f of x is equal to ax plus sine twice x minus cos twice x is monotonic in R, find range of A. ये फंक्शन भाई सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा। सर साउंड अब सुनाई दे रहा है? हाँ सर। f of x इक्वल टू ax प्लस साइन टू x, तो मोनोटोनिक का मतलब क्या हुआ? मोनोटोनिक का मतलब हम जानते हैं f डैश x नेवर चेंजेस साइन, और f डैश x मेरे पास है a प्लस 2 cos twice x प्लस 2 साइन twice x। तो इसका मतलब हुआ कि f डैश x इज आइदर ऑलवेज नॉन नेगेटिव और ऑलवेज नॉन पॉजिटिव, यही होना पड़ेगा। डज नॉट चेंज साइन तो यही होगा, जीरो तो अलाउड है। तो ये वाला फंक्शन का मतलब क्या हुआ? ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव का मतलब है कि f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है a प्लस 2 cos twice x, ये वाला वैल्यू, प्लस ट्वाइस साइन twice x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हो गया a इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos twice x प्लस साइन twice x। कुछ याद आ रहा है? a हर समय g ऑफ x से बड़ा, तो a को किससे बड़ा होना पड़ेगा? मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा। मैक्सिमम ऑफ g ऑफ x। तो मतलब a किससे बड़ा होना पड़ेगा? मैक्सिमम ऑफ माइनस 2 cos twice x प्लस साइन twice x। पोलर फॉर्म a cos थीटा प्लस b साइन थीटा जो है वो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस और रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस तक लाई करता है। तो इसलिए इसका मैक्सिमम क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, मतलब ये माइनस 2 है तो इस साइड भी माइनस ही लोगे, तो माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, नहीं क्या? क्योंकि उस लॉजिक से cos twice x प्लस साइन twice x जो है वो लाई करेगा माइनस √2 से लेके √2 तक। तो नेगेटिव करने से इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा मगर चीज तो सेम ही होगा। मतलब a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। मगर ये तो ब्लू के लिए आया ना रे, और एक पॉसिबिलिटी है, रेड वाला भी तो पॉसिबिलिटी है। तो रेड वाला के लिए क्या आएगा? पूरा क्यों सॉल्व करोगे? सर पूरा, हाँ सर वो माइनस क्यों हुआ? वो √2 मतलब प्लस होगा ना? ये प्लस होने से कैसे होगा? देखो ना, मैक्सिमम जब चाहिए होगा तो जरा ध्यान से सुनो, -2 है, नेगेटिव है आगे, तो तू अब इसका मैक्सिमम निकालेगा या मिनिमम निकालेगा? इसका वो नेगेटिव है तो मिनिमम निकालूंगा, इसका मिनिमम निकालेगा ना, ताकि इसका मैक्सिमम हो जाए। आया समझ में? हाँ। ठीक है, इस पूरे का मैक्सिमम चाहिए मुझे। हाँ, मतलब यहाँ पे दो चीज को एकदम तुम और क्या पॉसिबिलिटी है? f डैश x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, मगर इसे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, तुम यहीं से मुझे बोल सकते हो क्या मिलेगा?
a less than equal to 2, तो a belongs to माइनस इंफिनिटी से -2√2 यूनियन 2√2 से इंफिनिटी। जो छोटा सा कंफ्यूजन अभी उसको हुआ था, तो इसलिए मैं एक दोबारा कह रहा हूं कि सपोज f ऑफ x का तुम्हें मैक्सिमम निकालना है और ये -g ऑफ x है, तो g ऑफ x का क्या निकालोगे? मिनिमम। ठीक है, मैं नॉर्मल वे में जाता हूँ रे, तो अब ये मत डिसकंटीन्यूअस नहीं, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव आराम से बेसिक में देखो। हाँ, जैसे सपोज 1/g ऑफ x है, तब क्या करोगे? सपोज पॉजिटिव फंक्शन मिनिमम निकालूंगा इसका, मान के चलो कि g ऑफ x एक पॉजिटिव फंक्शन है, तब जब तुम f का मैक्सिमम निकालोगे तो डिनोमिनेटर का मिनिमम निकालोगे। तो ये सब छोटा छोटा चीजें, जो चीजों को हम लोग ठीक है अगर याद रखेंगे तो हमारे कैलकुलेशन में हमें आसानी होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, टाइमर शुरू करना भूल गया था। आगे चलूं? सर नहीं, ठीक है। आगे चलूं? सर थोड़ा सा बाकी है लास्ट का। ठीक है, तो तू लिखते रहे, तब तक मैं एक सम भी लिख देता हूं। फाइंड रेंज ऑफ हो ए। गया। चल, फाइंड रेंज ऑफ ए फॉर विच f of x is equal to 8ax minus a sin 6x minus 7x minus sin 5x increases and has no
critical point for all x belongs to R. Sorry, हमको देखने के लिए थोड़ा टाइम देता हूँ। ये ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, ये ट्रिकी सम है। हाँ, ये एक ट्रिकी सम है। कॉन्सेप्ट तो ऊपर दे ही दिया गया है। एफ डैश एक्स जब निकालोगे तो तुम्हें निकलेगा 8a माइनस 6 से cos 6x माइनस 7 माइनस 5 cos 5x। आप देखो इस पूरे सब में ना कॉमन लेना या पेयरिंग जो एक ट्रिक था उसका यूज होगा। 8a 6a के लिए मैं क्या करूंगा देखो, और 7 और ये 5 के लिए मैं कुछ करूंगा। ठीक है, मैं एक ट्वाइस से निकाल लेता हूं, एक 6 से माइनस 6 से cos 6x देता हूं, -2 निकाल लेता हूं तो -5 -5 cos 5x देता हूं। तो यहां से ट्वाइस से निकलेगा, यहां से 6 से निकलेगा तो 1 माइनस cos 6x -2, और यहां से -5 निकलेगा तो 1 प्लस cos 5x। नहीं बना, ये नेगेटिव आ गया। ठीक कह रहे, मुझे इसे पॉजिटिव चाहिए, तो फिर ये वाला नहीं चलेगा। क्या करें, तब कुछ अलग काम करता हूं। इसे पॉजिटिव बनाने के लिए देखो क्या करूंगा। 8a को ट्वाइस से +6 से -6 से cos 5x, -7 को -12 + 5 -5 cos 5x। क्या फायदा सर, बताता हूं। ट्वाइस से और -12 में 2 कॉमन ले लो। सर हाँ बोलो। 6 से cos 6x होगा। थैंक्स। ट्वाइस से और -12 में a कॉमन ले लो, a -6, इसमें 6 कॉमन ले लो तो 1 माइनस cos 6x, और इसमें 5 कॉमन ले लो तो 1 माइनस cos 5x। अब बोलो क्या 1 माइनस cos 5x कभी भी नेगेटिव होगा? ऑलवेज नॉन नेगेटिव, क्योंकि cos 5x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ट्रिक कह रहे, तुम्हें एक बार फिर सोचना होगा। हाँ, मतलब अगर नॉन नेगेटिव का खेला है तो हमें, इसका मतलब ये पूरे को मुझे नॉन नेगेटिव चाहिए। मगर ध्यान से देखो, नॉन नेगेटिव भी नहीं चाहिए। फंक्शन क्या है बोलो? इंक्रीजेस एंड हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या एफ डैश एक्स 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब ये लाइन मुझे ये बताता है, क्या ये लाइन मुझे बताता है कि एफ डैश एक्स 0 नहीं है। तो इंक्रीजेस बताता है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। तुम बोलोगे सर इक्वल टू था, हाँ, मगर दोनों को जब मिलाओगे तो क्या मिलेगा? दोनों को अगर मिलाओगे तो तुम्हें तब मिलेगा कि एफ डैश एक्स केवल पॉजिटिव होना चाहिए। तो मुझे इस पूरे चीज को पॉजिटिव चाहिए। अब मुझे बोलो एक को क्या होना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव हो जाए? एकदम बच्चों वाला चीज है, तुम लोग मुझे बोल 6 से ज्यादा हो गया, आंसर आ गया। a ग्रेटर देन 6, a बिलोंग्स टू 6 से इंफिनिटी। देखो a इक्वल टू नहीं ले सकते हो। सर क्यों? इक्वल टू लेने से एक प्रॉब्लम है। जब मैं x का वैल्यू 0 ले लूंगा तो ये a इज इक्वल टू 6 लेने से देखो ये वाला केस 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अगर सब 0 हो गया तो क्या 0 हुआ? एफ डैश एक्स 0 हो गया। मगर एफ डैश एक्स अगर 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट मिला। तो समझ में आ रहा है इक्वल टू क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? इक्वल इज नॉट पॉसिबल। क्यों इक्वल इज नॉट पॉसिबल? यही सब छोटा छोटा चीज है रे जो देखना होगा। क्योंकि a इज इक्वल टू 6 जब दोगे तो मेरा कहना है x इज इक्वल टू 0 लेने से एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा एंड देन इट हैज क्रिटिकल पॉइंट।
क्वेश्चन कह रहा है क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो इक्वल इज नॉट पॉसिबल, तो आंसर केवल ये होगा। किसी को लिखना है तो लिख। सर बाकी सब तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव है, देखकर उन सबको देखा नहीं ना। नहीं, अब तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया ना। पॉजिटिव प्लस नॉन नेगेटिव तुम्हें क्या देगा, कभी जीरो दे पाएगा क्या? नहीं, ये वो वाला लॉजिक है जो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या 1x² पॉजिटिव होता है, तो 1 + x² मगर हर समय 0 से बड़ा होता है ना, क्योंकि 1 आ गया। तो तूने यहाँ पे उस चीज को जब पॉजिटिव कर दिया तो अब चिंता नहीं है, ये कभी भी अब 0 नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? पूरे एक्सप्रेशन में किसी एक को नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। आगे चलूं? और टाइमर लगाना भूल गया, सॉरी। 1.5 मिनट का टाइमर लगा देता हूं। आगे चलूं? यस सर। यस सर। Find range of parameter A for which the function f of x is equal to a² minus a² plus a minus 6 cos twice x plus a minus 2x plus cos 1 has no critical point. सर वो a² + 9 है या a² plus a है वो। कल मैं वेक्टर का क्लास लूंगा सुबह, मैसेज मिल जाएगा। सर कितने बजे? 10। कल तो छुट्टी ही होगा, इंडिपेंडेंस डे। हाँ। सर ये लास्ट में cos 1 लिखा है। cos 1 वो कांस्टेंट है, वो है नहीं, वो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए, उसका कोई औकात ही नहीं है। डिफरेंशिएशन में तो वो 0 हो जाएगा। चलो, तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 1/0 वाला केस तो आएगा नहीं। तो इसमें इसका मतलब है, कह रहा है कि f' इस पूरे सम को अंग्रेजी में जो कभी कभी आता है कि उसे छोटे सेंटेंस में लिखो, तो इस पूरे वर्ड को तुम ये नहीं बोल सकते हो क्या? f' हैज नो रियल रूट्स।
खेला खत्म। तुम बोलोगे सर एल्गोरिथम ही यही है, आप क्यों बोर कर रहे हो? मगर याद रखो रे, किसी में 1/0 भी देखना पड़ सकता है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं आएगा इसीलिए, मतलब कि नो रियल रूट्स इस वाले में मैं कह रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए मैं इसे एल्गो नहीं लिखता हूँ इस वाले फिर से। एक 1/0 वाला सम भी करा। f डैश x इज इक्वल टू 1/0 वाला, देखो अभी मुझे ढूंढना होगा वरना फिर वो वाला सम कहीं पे। हाँ, cos ट्वाइस x वो -2 इंटू साइन ट्वाइस x, क्योंकि ये सब सम्स को ऐसे बनाया नहीं जा सकता है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही कुछ बना दूंगा तो नहीं हो पाएगा ये वाला सम, तो इसीलिए -2 साइन ट्वाइस x, क्योंकि ऐसा सम बनाना होगा जो सॉल्व हो पाए, a-2, ठीक है? तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है? ध्यान से देखो इस वाले में, a-2 इंटू a+3 लिख सकते हो, -2 साइन ट्वाइस x प्लस a-2, तो कॉमन कुछ आया क्या? a-2, तो क्या हो गया? 1 - 2 टाइम्स ऑफ a+3 साइन ट्वाइस x, ठीक है? मुझे याद रहेगा, मैं 1/0 वाला नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ, जब मैं नेक्स्ट क्लास के सम्स को ढूंढूंगा तो दिमाग में रहेगा, तो मैं लेके आ जाऊंगा एक बार। तो मुझे बोलोगे a cannot be 2। एक तो यहां से आया कि a कैनॉट बी इक्वल टू 2, और एक 1 - 2 टाइम्स ऑफ a+3 साइन ट्वाइस x कैनॉट बी इक्वल टू 0। तो कैनॉट बी इक्वल टू 0 ये तो नेगेशन है ना, ये नहीं ढूंढते हैं, इसका उल्टा ढूंढते हैं। इसका उल्टा मतलब ये 0 कब होता है ये देखते हैं। साइन ट्वाइस x 0 कब होता है? नॉर्मली तो यही किया जाता है सॉल्व में ना। तो साइन ट्वाइस x इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ a+3 आएगा अगर लिखोगे तो बोलो ये 0 कब होगा? ये 0 इट हैज अ सॉल्यूशन कब? इट हैज अ सॉल्यूशन इफ -1 इज लेस देन इक्वल टू क्या? a+3। समझ में आ रहा है नहीं? नहीं, क्यों? इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? लेफ्ट हैंड साइड कहां से कहां तक लाई करता है? साइन ट्वाइस x। -1 से 1। मैं तुमसे अगर पूछूं कि साइन ट्वाइस x इज इक्वल टू k हैज अ सॉल्यूशन कब होगा? हाँ समझा। k कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 से 1 तक। तो साइन ट्वाइस x इज इक्वल टू 1/2 a+3 है, सॉल्यूशन कब होगा? जब -1 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 a+3 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका था? दो केस लोगे, एक केस लोगे 1/2 टाइम्स ऑफ a+3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? हाँ या ना? नहीं कर सकते हो, a+3 अपना साइन चेंज करेगा। इसे सॉल्व कैसे करते थे? तुम सब लोग चुप हो गए रे, इसे सॉल्व कैसे करते थे? तुम लोग को अगर उल्टा नहीं लेने का, मैंने तुम लोग चुप हो गए तो ठीक है, मैं उल्टा नहीं लेता हूँ, सीधा लेके ही बोलता हूँ। चलो सीधा लेके ही बोलो, सीख तो लिया ना ये, अब दूसरा चीज भी सीखो। ये सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। बोलो कब सॉल्यूशन नहीं होगा? बोलो तो। इसका मतलब आया तुम्हारे पास 2 टाइम्स ऑफ a+3 साइन ट्वाइस x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। इसका मतलब साइन ट्वाइस x कैन नॉट बी इक्वल टू 1/2। बोलो ये कब होगा? ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए। तुम्हें इसका रेंज पता है कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। इसका रेंज -1 से 1 तक। तो बोलो ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तो क्या कंडीशन आएगा? मतलब ये आउटसाइड रेंज लाई करना होगा या नहीं? तो आउटसाइड रेंज का मतलब क्या कंडीशन आएगा? दो कंडीशन आएगा क्या? 1/2 a+3 ग्रेटर देन -1। इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन 1। मेरा कहना है कि साइन ट्वाइस x जो है, साइन ट्वाइस x जो है वो -1 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो रिमेनिंग पोर्शन तो ये है ना उसका कॉम्प्लीमेंट्री। यस सर। मतलब या तो लेस देन -1 या तो ग्रेटर देन 1। तो बोलो ना 1/2 a+3 आएगा ग्रेटर देन 1 होगा, नहीं तो क्या आएगा? और एक 1/2 a+3 क्या लेस देन। दोनों का जो आंसर आएगा यूनियन ले लेना, आंसर आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? कोई कुछ बोल यार। बेबी बेबी कर -1 को इधर इस साइड लाके लेके आओगे।
फिर -1 को इस साइड लेके आओगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, नो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यों? साइन चेंज कर सकते हैं प्लस, क्योंकि a+3 चेंजेस साइन। किसी को लिखना है तो लिख लो। लंबा सम था मगर इंपॉर्टेंट सम था कि कभी कभी केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पूछता है, केवल यही पूछता है। आगे चलते हैं। आगे चलूं? नहीं, मैं हर समय टाइमर ऑन करना भूल जा रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो। एक लिंक आज क्या होगा गूगल ड्राइव का तुम लोग के पास, तुम्हारे सीनियर स्टूडेंट्स के लिए एक रिवीजन शीट बनाया गया है, तो वो मैंने तुम लोग के साथ भी शेयर कर दिया है। कभी टाइम मिलने से देख सकते हो। हाँ, जेई मेंस का और जेई एडवांस के काफी सम्स हैं उसमें, तुम्हें मिल जाएंगे कलेक्शन के। आगे चलूं? यस सर। चलो। अगर मैं तुमसे बोलूं कि f of x increases in -∞ to and decreases in 2 to infinity, तो ये 2's का क्या होगा? और ये पॉलिनोमियल है। सपोज एक पॉलिनोमियल लेता हूं, ठीक है? तो इससे तुम ये कह सकते हो कि f of 2 जो होगा, 2 is root of f'(x). ठीक है, ठीक है। हम लोगों ने पॉलिनोमियल में एक चीज देखा था, p of x = 0 का अगर एक रूट है अल्फा बीटा गामा, तो तुम उसको फैक्टराइज कर सकते हो। p of x लीडिंग ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो a होगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। किसी को लिखना है तो लिख लो, क्योंकि इसके ऊपर अब मैं एक सम करवाऊंगा। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब एक्चुअली में ये पॉलिनोमियल है तो रूट है, और नॉन पॉलिनोमियल है तो तुम बोलोगे कि 2 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f of x है। अब क्रिटिकल पॉइंट में कुछ भी हो सकता है, 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी। और नॉर्मली मैंने अभी तक ये सम पॉलिनोमियल में ही देखे हैं, ताकि फंक्शन को क्या नॉर्मल
वरना तो फंक्शन निकालना आसान बात होता नहीं है। लिखना है तो लिख लो इसको, हाँ, क्योंकि ये यही एल्गोरिथम है। इसके बाद वाले सम में अब इसके बाद कोई औकात नहीं है। इंटीग्रेशन अगर जानते हो, और इंटीग्रेशन अगर नहीं जानते तब भी हाहाकार नहीं करना है, कुछ दिन के अंदर मैं शुरू करने वाला हूँ। अब पॉलिनोमियल y इक्वल टू f of x of degree 4 increases in the interval minus infinity to 1 union 2 to infinity 2 to 3. And decreases in the interval 1 to 2 union and satisfies f of 0 is equal to 1 and f dash 0 is equal to 6. Find f of 2. सॉल्यूशन। काफी लंबा सम है, तो सम के लिए ही तुम लोगों को मैं, और थोड़ा सोचोगे भी, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आगे चलूं? तो चलो, क्या बोल रहा है बोलो। एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 4 है, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा बोलो, दिया ही हुआ है क्या? तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f ऑफ x जो है वो है 1, 2 और 3, क्योंकि वो वहीं पे चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब मुझे मालूम है कि f'1, f'2 और f'3 0 होगा। इसका मतलब मुझे मालूम चला कि 1, 2, 3 जो होगा वो रूट ऑफ f' इक्वल टू 0 होगा। f' कितना डिग्री पॉलिनोमियल होगा? कुछ गिवन है। 3 डिग्री 4 डिग्री है, तो f' 3 डिग्री, तो 3 डिग्री के कितने रूट्स होंगे? 3 रूट। तो इसके 3 रूट तुम्हें पता है, तो हेंस f' इज इक्वल टू 0 के तुम्हें 3 रूट्स पता है, 1, 2 और 3। इसका मतलब फिर f' कैसा दिखेगा? लीडिंग कोएफिशिएंट a, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इसे तुम्हें ब्रेक करना होगा। ब्रेक करोगे तो x क्यूब माइनस 3, 4, 5, 6 x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3 प्लस 2 6 7 8 9 10 11x माइनस 6। ठीक है, तो अगर f' आ गया तो f ऑफ x कैसे आएगा? इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं। तो इंटीग्रेट करूंगा तो a इंटू इंटीग्रेशन x क्यूब dx माइनस 6x स्क्वायर dx प्लस 11x dx माइनस 6 dx। इस स्टेप में मत घबराओ, हाँ प्लीज, इस स्टेप में रोना मत शुरू करना, हाँ कि सर समझ में नहीं आया। एकदम बच्चों वाला चीज है, जिस दिन इंटीग्रेशन करवा दूंगा। अननेसेसरी यहाँ पे अभी मुझे टाइम बर्बाद करने का मन नहीं है। हाँ, किसी को डाउट है तो एकदम कोई चिंता नहीं है, बस ताकि
एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 11 एक्स। इसीलिए नॉर्मली जब हम लोग ड्रॉपर बैच में करवाते हैं तो एओडी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद कराते हैं, और तुम लोग के क्योंकि सीबीएसई में एओडी पहले आ गया है तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। अब बोलो तो पहले करवा रहा हूँ। ए और सी कैसे निकले, इन्फॉर्मेशन है क्या कुछ? दो एक्स्ट्रा सब में देखो अगर लिखा है तो। सेटिस्फाइज वो F01 दो इन्फॉर्मेशन है तो दो इन्फॉर्मेशन है तो दो तुम 301 निकाल भी पाओगे, तो वो तुम्हारा काम है, वो तुम लोग का काम है निकाल लेना। हाँ, एफ डैश कितना दिया हुआ है, किसी ने लिखा है क्या? एफ डैश 6 और एफ ऑफ 1। 1 एफ ऑफ 1 का तो डायरेक्टली सी इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर एफ डैश 0 के लिए एफ डैश एक्स निकालना होगा। हाँ, तो एफ डैश एक्स निकाल के, ठीक है, ये तो एफ डैश एक्स तुमने यहाँ पे निकाला ही हुआ है तो ये डायरेक्टली निकल जाएगा। यहीं पे तुम काम कर सकते थे कि एफ डैश 0 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, मतलब पुटअप करोगे तो कितना आएगा, 3 2 6 -6 से इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू -1/6। तो यू गॉट एवरीथिंग, फंक्शन आ गया। अब वैल्यू निकालना है तो निकाल लो, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। मुझे लगा नहीं कि सब में कोई खास बात है, तुम्हें अच्छा ही लगा होगा समझे। आगे चलूं? सर नहीं, और सर टाइमर सॉरी हर समय मेरे दिमाग से निकल जाता है। 2 मिनट का टाइम दे देता हूं, 2 मिनट बाद। सर हाँ सर वहाँ पे अपने लाइन 28 में जो F-01 लिया वो तो 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओ सॉरी, तो मैंने गलती की। ये 1/36 हो जाएगा, वो डाल के देखो। सर 1 होगा ना, -1 होगा ना? -1 होगा, -1। कौन सा सर वो डिवाइड होगा ना, इंटू नहीं होगा। वो ठीक है, वो ठीक है यार सर, ठीक है, इतना छोटा समझ। थैंक्स, चलो समझ में आ गया ना क्या करोगे। थैंक्स। f-1 इक्वल टू 6 है, f-1 का मतलब -6 से इज इक्वल टू 6 होगा, मतलब a का वैल्यू माइनस। थैंक्स फॉर द करेक्शन। चल आगे निकलूं? यस आगे सर। चलो। अब कई बार तुम मोनोटोनिसिटी को यूज करके इनइक्वालिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हो। जैसे प्रूव दैट
303202 is less than 202303। ध्यान से सुनोगे, हाँ। दोनों में कौन बड़ा है मुझे ये चाहिए। क्वेश्चन देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये एक ही टाइप का सम है, कभी ऐसा आ सकता है। मैं और एक दो सम लिखूंगा, तुमसे पूछूंगा कि कौन सा फंक्शन लेके निकालूं, तो मुझे ये बोलो। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, फंक्शन मैं अभी ले नहीं पाऊंगा रे, क्योंकि ये 303 यहाँ पे है और यहाँ पे 303 है। तुम लोग ऐसा समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मुझे एक बार करने दो। ज्यादा अभी समझने का कोशिश मत करो, बस एक बार ये चीज को देखो, ठीक है। उसके बाद समझने का कोशिश करो कि ये मैंने क्यों किया। अब बोलो, ये किस फंक्शन का पार्ट है? क्या ये दोनों किसी फंक्शन का पार्ट है? क्या ये दोनों को देख के तुम एक ऑक्सिलरी फंक्शन बना सकते हो? अगर दिमाग में ऑक्सिलरी फंक्शन आ रहा है तो तुम बोलोगे सर समझ में आया, आपने क्यों लिया x टू द पावर 1/x। आया समझ में? यस सर। हाँ सर। क्योंकि इससे फायदा ये हुआ कि f(3) ये वाला जो है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि f(303) बड़ा है या f(202) बड़ा है। मतलब बस तुम्हें ये पता लगाना है कि f इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है? अगर f इंक्रीजिंग होगा तो जब तुम f को कैंसिल, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी 303 और 202 के बारे में तो तुम जानते ही हो कि 303 जो है वो 202 से बड़ा है। अब मुझे बस ये पता लगाना है कि जब मैं फंक्शन लगा लेता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम होगा या चेंज होगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो खेला शुरू करते हैं। f ऑफ x 1 टू द पावर x है, क्या करूंगा, log f ऑफ x log x टू द पावर 1/x log f ऑफ x 1/x बाहर आ जाएगा, तो log x डिवाइडेड बाय x, क्योंकि ये 1/x log x हो जाएगा। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो 1/f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स का वैल्यू, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर, log x का वैल्यू 1/x माइनस log x, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू x टू द पावर 1/x, log का बेस e है, इसीलिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, कोई बोलेगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो log x 1 कब होगा, log e x 1 जब x का वैल्यू e। तो मुझे बोलो माइनस x टू पावर x तो 0 से ही शुरू होगा, तो माइनस इंफिनिटी जरूरी नहीं है। e से इंफिनिटी तक बोलो फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव? 1 माइनस log x है, log इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। या ई स्क्वायर डाल के देखो, कोई मुझे बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। log के आगे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव। log के आगे नेगेटिव साइन है। जब इंफिनिटी डाल के देखो ना रे, इंफिनिटी में ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, log ही इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, 1 माइनस इंफिनिटी, तो पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या हुआ बोलो, नेगेटिव। तो इसका मतलब 303 और 202 कौन से इंटरवल में लाई करेगा, कोई बोलेगा? ई से तो 303 और 202 दोनों ही जिस इंटरवल में लाई कर रहा है उस वाले में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। फंक्शन इंक्रीजिंग। ओ सॉरी, मैंने गलती लिखा, नेगेटिव है ना, सॉरी वो मैंने गलती लिखा ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। सॉरी आप बोलो क्या है, ये नेगेटिव है ना, वही तो उस वक्त से मैं भी तुम लोग को समझा था, नेगेटिव है। तो क्या आया, फंक्शन डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मतलब क्या होगा, अगर तुम दोनों साइड में f लगाओगे तो बोलोगे क्या होगा, साइन चेंज, साइन उल्टा हो जाएगा। मतलब तुम्हें मिला 3 टू द पावर 3 1/303 इज लेस देन 202 1/202। इसका मतलब 303 202 इज लेस देन 202 303। खेला खत्म। जैसे इस वाले में क्या ऑक्सिलरी फंक्शन लेते बोल तो बोलो। मैं अगर तुमसे पूछता 99 टू द पावर 99 बड़ा या 100 टू द पावर 100 बड़ा, तो क्या फंक्शन लेते हैं? रूट ओवर एक्स। सेम, अरे सेम ही चीज है, समझ में आया ना? ये x टू द पावर रूट ओवर x का मतलब क्या हुआ, x टू द पावर 1/x 1 x टू द पावर x मतलब x टू द पावर 1/x। अब मैं तुमसे कभी पूछता कि 100 log 99 बड़ा है 33 log
32 बड़ा है या 32 log 33 बड़ा है, तब क्या करते? कौन सा फंक्शन लेते? log x by x. log 32 by 32, और ये क्या हो जाएगा? log 33 by 33, यही होगा ना? तो अब इससे क्या ऑक्सिलरी फंक्शन क्या log है? x by x. log x by log x. log x by x. x by x। तो समझ में आया? बाकी सब तो बोर्ड लेवल है, डिफरेंशिएट करके देखना होगा। किसी को कहीं भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, लिखना है तो लिख लो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने करवाया। सर लाइन 23 में क्या क्या सर लाइन 23 तो में क्या 202 को इस साइड लेके आ गया, 303 को इस साइड लेके आ गया। आया समझ में? हाँ सर और तुम लोग को डीपीपी 19 देना भूल गया हूँ। नीचे चलूं? Sir, हो गए। आगे चलो, किसी को ये लिखना है तो लिख लो। सर नहीं हुआ, थोड़ा सा लिखेंगे ना। आगे चलूं? चलो, अब ऐसा वाला prove that sin x is greater than x if x is greater than 0 and sin x is less than x if x is less than 0। ग्राफिकली हम लोगों ने इसे लिमिट्स में किया था,
अब हम लोग नॉन ग्राफिकली देख रहे हैं। तो सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स, ओ पहले तो मुझे ये बताना होगा कि क्या मोटिवेशन है। मोटिवेशन ऑक्सिलरी फंक्शन का देखो, सबको एक साइड लेके आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो साइन एक्स और एक्स है, और ये तुम्हें मोटिवेट करेगा कि तुम क्या फंक्शन लोगे। एफ ऑफ एक्स को ले लो साइन एक्स माइनस एक्स, एक्स ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी। सर क्यों? सर एक्स ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी क्यों? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ओ ठीक है सर। चलो, वरना तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक्स तो कुछ भी ले सकते हो, मैंने बस मतलब मैं अभी इस वाले में हूँ, वरना इसका जरूरत ही नहीं है, इसे हटा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछा साइन एक्स लेस देन एक्स है, एक्स 0 से बड़ा, साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स इफ एक्स लेस देन 0। हाँ सॉरी। तो एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स क्या आया? cos x माइनस 1। ये पॉजिटिव, ये नॉन नेगेटिव फंक्शन होगा या नॉन पॉजिटिव फंक्शन होगा? नॉन पॉजिटिव। नॉन cos x माइनस 1 तो हसन में या तो 0 होगा या तो नेगेटिव होगा ना, तो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब तुम्हें क्या मिला? एफ ऑफ एक्स इज at x Decreasing. greater than 0. बस, अगर एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग तो खेला शुरू करो ना। अगर x 0 से बड़ा होगा तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0 से बड़ा होगा। बोलोगे एफ ऑफ 0 क्या निकलेगा? ये ऑक्सिलरी फंक्शन समझ में आया है नहीं? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब जो है वो डिफरेंशिएशन है और इक्वेशन होगा। एफ ऑफ 0 का वैल्यू साइन 0 माइनस 0 जो 0 होता है। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तुमने क्या लिया था? साइन एक्स माइनस एक्स, किससे बड़ा? डिक्रीजिंग है, मैंने गलती लिखा। तो उल्टा होगा ना हाँ इनइक्वालिटी। उल्टा, साइन का साइन चेंज होगा, क्योंकि एफ इज डिक्रीजिंग है। तो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ 0। तो इसका मतलब क्या मिला? साइन एक्स माइनस एक्स इज लेस देन 0। मतलब क्या मिला? साइन एक्स इज लेस देन एक्स। अब बोलो, एक्स अगर 0 से छोटा तब क्या करोगे? एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0, मतलब साइन एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो क्या मिला? साइन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। अब ध्यान से देखो, मैं लिमिट में कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। मुझे प्रूफ करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 बॉक्स साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है। तो अगर एक्स 0 प्लस की ओर जा रहा है तो एक्स पॉजिटिव है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो क्या आया बोलो? साइन एक्स एक्स से छोटा है, मतलब साइन एक्स बाय एक्स 1 से छोटा है। अगर एक्स 0 नेगेटिव की ओर जाएगा तो एक्स नेगेटिव है, तब क्या आया? साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स। मगर एक्स एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, बिकॉज एक्स इज नेगेटिव। तो तुम्हें दोनों केस में मिला कि साइन एक्स बाय एक्स 1 से छोटा है, और हम ये तो जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स एग्जैक्टली 1 है। तो 1 से ज्यादा छोटा तो होगा नहीं। तो अगर मैं 1, 2 और 3 को ले लूं साथ में, क्योंकि 1 की ओर तो उसे जाना ही होगा, मगर 1 से छोटा है, तो तुम क्या बोल सकते हो? एज एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इज जस्ट लेस देन 1। तो हेंस दिस वन इज जस्ट लेस देन 1 होगा, और जस्ट लेस देन 1 का बॉक्स 0 होता है। लिखना है तो लिख लो। इसी चीज को मैंने कैसे प्रूफ करवाया था, अगर तुम्हें याद है तो? साइन एक्स का ऐसा ग्राफ बना दिया था, और मैंने कहा था ये जो लाइन टेंजेंट होके इसे निकालता है, ये लाइन था y इक्वल टू x और ये था y इक्वल टू साइन एक्स। मगर ग्राफिकल का एक प्रॉब्लम है, हर जगह नहीं लगता है। सर कहाँ नहीं लगेगा बताऊंगा, पहले लिख लो।
आगे चलूं? नो सर। नो सर। हो गया? हाँ सर। No, sir. हो गया। हो गया? तुम्हें निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो बॉक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x। अब बोलो क्या करोगे? कौन सा ऑक्सिलरी फंक्शन लोगे? अगर समझ में आया तो बोलो। ऊपर से देख लो एक बार क्या क्या है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। साइन एक्स बाय एक्स था, तुमने क्या देखा? तरीका। तो अब मुझे यहाँ पे बोलो क्या लोगे? बोलोगे तो लिखूंगा, नहीं तो छुट्टी दे दूंगा। log 1 plus x minus x. क्यों चुप रहते हो? log 1 प्लस एक्स मुझे अच्छा लगता है ना तुम लोग का आवाज सुन के। अब मुझे यही देखना है ना कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ये देखने के लिए एफ डैश एक्स ले लेता हूं। तो 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 1 प्लस एक्स। तो क्या आया देखें तो। अब ये तो डिपेंड करेगा, क्यों? अगर x 0 से बड़ा है तब बोलो ये क्या आया, क्योंकि 1 प्लस एक्स तो हर समय पॉजिटिव होगा ना। ये लॉग और मुझे तो 0 के आसपास देखना है, मुझे 0 के आसपास। तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव होने के कारण एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, मतलब डिक्रीजिंग है। और यहां से मुझे पता चला अगर x नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, मतलब इंक्रीजिंग है। तो चलो खेला शुरू करते हैं। जब x 0 से छोटा होता है तब मैंने देखा एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स बार बार नहीं लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है देखो तो। नॉर्मली मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि ये 0 ही आता है। दिस इंप्लाइज, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर पाए, log 1 प्लस एक्स, नहीं तो उस टाइप से दिया रहता है जो वैल्यू होता है। log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इज लेस देन 0, मतलब log 1 प्लस एक्स इज लेस देन एक्स। अब बोलो x नेगेटिव है, x इज नेगेटिव, वो मैं नहीं कह रहा हूं, तुम मान के चल रहे हो। तो जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ना इक्वालिटी का साइन चाहिए। इनइक्वालिटी का साइन
चेंज हो जाएगा, मतलब किससे बड़ा, 1 से बड़ा, क्योंकि x नेगेटिव है। और तुम ये तो जानते ही हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स बाय एक्स का वैल्यू क्या था, 1। तो ये दोनों मिला के बोल सकते हो क्या मुझे कि अगर मैं जीरो माइनस का बात करूं, जब मैं जीरो माइनस का बात करूं, हाँ मैं जीरो माइनस का बात कर रहा हूँ, दो अलग अलग केस लेके देख लेते हैं। जीरो माइनस का बात करूं तो ये मुझे मिलेगा ये 1 से बड़ा, मगर लिमिट तो 1 ही है, तो इसलिए क्या होगा, जस्ट ग्रेटर देन 1, तो इसलिए इसका आंसर 1 आएगा। चलो अब नेगेटिव पॉजिटिव वाले में चलते हैं। जब x पॉजिटिव था तब f डिक्रीजिंग था, तो मतलब f ऑफ x लेस देन f ऑफ 0, मतलब log 1 प्लस x इज माइनस x इज लेस देन 0, मतलब log 1 प्लस है, x पॉजिटिव है, तो जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन इनइक्वालिटी का साइन और अगर इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा तो अब तुम ये जानते हो कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x का वैल्यू 1 होता है। तो मुझे बोलोगे क्या मिलेगा तब, 0 प्लस में क्या मिला, जस्ट लेस देन log 1 प्लस एक्स बाय एक्स, तो ये जस्ट लेस देन 1, तो क्या हुआ 0। अब जस्ट लेस देन 1 0 हुआ, तो बोलो लिमिट एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये क्या हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू, दोनों सेम अलग अलग आ रहा है, तो हेंस डज नॉट एग्जिस्ट, जानते हो। तो लिखना है तो लिख लो। अब इस टाइप के तुम्हें बड़े बड़े सम्स मिल सकते हैं कभी यहाँ पे, ठीक है। तो बड़ा इनइक्वालिटी को कैसे करना है हम नेक्स्ट क्लास यहीं से चीजों को शुरू करेंगे। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूँ, आज यहीं पे छोड़ देता हूँ। सर ऑक्सिलरी फंक्शन जब भी ऐसा पैटर्न का होगा हम लोग इस फॉर्म में लेंगे, ये जैसे sin x माइनस एक्स था यहाँ पे। हाँ मतलब करना ही वही होगा ना, क्योंकि तुम डिनोमिनेटर को तो लेके देखना बड़ा लंबा चौड़ा, और एक प्रोसेस है कि log 1 प्लस एक्स बाय एक्स को ही लेके देख लो, तुम ये भी कर सकते थे, मगर फिर 0 बाय 0 फॉर्म आ जाता है, वो भी चलता कि तुम इसी को ऑक्सिलरी, घर में एक बार ट्राई करके देख सकते हो, इसी फंक्शन को ऑक्सिलरी फंक्शन ले लो, इससे भी आंसर आता, मगर ये ज्यादा लंबा हो जाता है। नॉर्मली हम ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं। आगे चलूं? नो सर। तो आज यहीं पे छोड़ता हूं, ठीक है। आज भी बहुत कुछ सीखा तुम लोगों ने, नेक्स्ट क्लास भी सीखोगे, मगर मैं पास्ट ईयर में भेज सकता हूं तुम लोग को, बहुत सम्स हो पाएगा, मैं देखता हूँ। हाँ अगर मुझे लगता है उल्टा कि हो पाएगा तो मैं पास्ट ईयर भेज दूंगा तुम लोग को। यहाँ पे टॉपिक वाइज बाद में भेजूंगा, पहले पास्ट ईयर भेजूंगा, थोड़ा उल्टा कर रहा हूँ। हाँ रीजन है, टॉपिक वाइज में पास्ट ईयर से ज्यादा डिफिकल्ट सम्स तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि इसका जो जब टेस्ट मैं लूंगा तो तुम्हें ज्यादा डिफिकल्ट सम्स मिलते हैं इन जनरल जो एग्जाम में आते हैं, और मेरा ही टेस्ट नहीं सबके टेस्ट में यही हाल होता है। इससे पहले एक बार मेरा मानना है कि पास्ट ईयर करके अपना कॉन्फिडेंस को ऊपर कर लो, और फिर उसके बाद जितना भी डिफिकल्ट सम्स करना है वो करते रहो, उससे पंगा नहीं है। A1 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 A3 तो आज यहीं पे तुम लोग को छोड़ता हूँ, ठीक है।
इसमें कुछ लंबे लंबे सम्स होते हैं, हाँ मैं फिर से कह रहा हूँ, वो टॉपअप में तुम लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास फिर यहीं से हम लोग आगे चलेंगे और धीरे धीरे बेसिक थ्योरी में, जैसे लास्ट क्लास में टेंजेंट नॉर्मल किया, इस क्लास में ये क्या, तो नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम मिनिमा के कुछ सम्स हो सकता है हम लोग देखें, और फिर जरा रेट ऑफ चेंज और ये सब भी मुझे करवाना है, ठीक है। एक बार बेसिक पैटर्न में खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद डिफिकल्ट, इसमें मोनोटोनिसिटी में बाकी है, ग्राफ बना के इक्वेशन कैसे निकालना होता है ये सब। चलो आज यहीं पे छोड़ता हूँ, कल सुबह 10 बजे क्लास होगी। कल सुबह 10 बजे।